पहले हमने देखा था, कहाँ तक देखा, परचेज अकाउंट तक। अब हम डायरेक्ट इनकम के ग्रुप को समझेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट इनकम के ग्रुप को समझेंगे। इसमें क्या है कि सभी प्रकार के प्रत्यक्ष आय जो व्यापार से आती है उसे हम डायरेक्ट इनकम में रखते हैं। तो मान लीजिए कि हमने हमारा सेल किया, हमने गुड सेल किया, सर्विस सेल किया, जो हमारा मेन बिजनेस है, उससे जो पैसे आते हैं उसको हम डायरेक्ट इनकम के ग्रुप में रखते हैं। इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में क्या रखेंगे? मान लीजिए जिसका हमारा मेन बिजनेस नहीं है, लेकिन फिर भी उससे हमें पैसे मिल रहे हैं। मान लीजिए हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा था, हमने कहीं मान लीजिए कमीशन से हमें पैसे मिल गए, हमने कमीशन से कुछ पैसे कमा लिए, तो उस सबको हम इनडायरेक्ट इनकम में डालते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस होता है कि ऐसे खर्च जिनकी वजह से बिजनेस को डायरेक्ट फ़ायदा होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ईटीसी। इस तरह के अकाउंट को डायरेक्ट एक्सपेंस में डाला जाता है। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस, मान लीजिए कि आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, उसमें आपने अब उसको, मान लीजिए आपको चिप्स बनाने का बिजनेस डाला। अब चिप्स बनाने के लिए आपको आलू लगेगा, आपको मजदूरों का हेल्प चाहिए, तो वेजेस पे करेंगे। तो वेजेज हुआ, और आपने आलू ख़रीदा चिप्स बनाने के लिए, आलू के सारे खर्चे, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएंगे। लेकिन जब चिप्स बन के रेडी हो जाएगा, उसके बाद में जो खर्चे आएंगे उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। मतलब कि जब तक चिप्स बन के रेडी हो गया, रेडी टू सेल हो गया, तो रेडी टू सेल होने के बाद में जो खर्चे आएंगे उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। अब मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आपको चिप्स बनाना हुआ, तो चिप्स बनाने के लिए आपने आलू को ट्रांसपोर्ट किया, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस में हो गया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, फैक्ट्री है, मशीन चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है चिप्स का, तो आपका जो है डायरेक्ट एक्सपेंस में हो गया। इस तरह के अकाउंट को डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में डालते हैं। अब आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब सभी प्रकार के प्रत्यक्ष आय को खाए सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष आयों के खाते इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत बनाए जाते हैं। मान लीजिए कि अब आपने चिप्स बना लिया और सब कुछ पैक हो गया, तो अब उसके बाद में उसको सेल करना है, तो सेल करने के लिए आपको सेलिंग एक्सपेंस देना पड़ेगा। मान लीजिए किसी को कमीशन देना पड़ेगा, सेल करने के लिए स्टाफ रखा, वो सैलरी उनको देना पड़ेगा, तो वो खर्चे हो गए। डिस्काउंट देना पड़ा, तो डिस्काउंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, क्योंकि आप डिस्काउंट देने की, ताकि वो बिक सके, बेचने के लिए दे रहे हैं, उसको बनाने के लिए नहीं दे रहे हैं, और चिप्स बनाने के लिए नहीं दे रहे हैं, उसको बेचने के लिए आप डिस्काउंट दे रहे हैं। मान लीजिए रेंट एक्सपेंस हो गया, मान लीजिए आप बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं, वहाँ पे से मतलब उसको बैठ के स्टाफ काम कर रहे हैं ताकि उस चिप्स को सेल कर सकें, उसको ब्रांड को सेल कर सकें, जो जिस नाम से आपने अपना चिप्स बनाया है, तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। तो आप हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ये ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए जो आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो जो भी खर्चे आपके रेडी जब तक आपका गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं हो जाता, फिनिश गुड्स नहीं बन जाता, वहाँ तक के सभी खर्चे को आप डायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे, और उसके बाद के खर्चे को इनडायरेक्ट में डालेंगे। बाद में और समझ आएगा, अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो अभी आप इतना ही समझिए। ठीक है, अब आगे रिजर्व एंड सरप्लस। देखो, जब आप बिजनेस करते हो तो स्टार्टिंग में क्या करते हो? कैपिटल लगाते हो, पूंजी लगाते हो। तो पूंजी एक तरह से कैपिटल हो गया। लेकिन अब आपने 1 साल बिजनेस किया, और आप 1 साल के बाद लेखा जोखा किए, तो उससे आपको आया कि 2 लाख रुपए 1 साल में प्रॉफिट हुआ। तो उस प्रॉफिट को आप कहीं फेंक तो दोगे नहीं, या तो उसको इन्वेस्ट करोगे, या रखे रहोगे, एक बैंक के अकाउंट में पड़ा रहेगा वो पैसा। तो जो 2 लाख रुपए आया उसको हम रिजर्व में डाल देते हैं, उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस का एक ग्रुप बनाते हैं, और उसमें डाल देते हैं कि ये जो हमारा पैसा प्रॉफिट हुआ उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस में डाल देंगे। रिजर्व सरप्लस में मान लीजिए हमने और भी कोई रिजर्व बनाया, तो उसको भी इसके अंतर्गत डाल सकते हैं। मान लीजिए
कई तरह के रिजर्व होते हैं, उसको बाद में समझेंगे, इतना डीपली जाएंगे तो आप परेशान हो जाओगे। ये समझ लो कि रिजर्व जैसे होता है कि किसी चीज़ को रिजर्व कर दिया, वो अपने बुरे वक्त में यूज करेंगे, तो ऐसे ही रिजर्व में सरप्लस से जो प्रॉफिट कमाया उसको रिजर्व कर दिया, अपने आगे यूज करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगा। या इस तरह के और भी रिजर्व बना सकते हो, तो उसको मतलब अपने बिजनेस में आगे यूज करने के पर्पज़ से। तो इसको डिटेल में बाद में समझेंगे। अब आ जाइए बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जब बैंक जमा से अधिक राशि देने लगे तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, जब हम बैंक से लोन लेते हैं। देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि हम बैंक के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि देखो हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें पैसों की ज़रूरत अधिक हो सकती है। मान लीजिए हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट किया तो उसका नाम से एक खाता खुलवाया बैंक में, और उसमें हम मान लीजिए हमारे खाते में 5 लाख रुपए पड़े हैं, लेकिन हम बैंक से ये परमिशन लेते हैं कि आप हमको एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट कर दो, ताकि हमें 5 लाख रुपए है तो हम 6 लाख 7 लाख निकाल सकें, मतलब जितना हमारे में उससे ज़्यादा निकाल सकें पैसे। तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट उसको कहा जाता है। तो जो भी 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हम निकाल सकते हैं, तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट में डाला जाता है। उसके बाद में आ जाइए सिक्योर्ड लोन। उसके बाद में आ जाइए सिक्योर्ड लोन क्या होता है? देखो, जब हम बिजनेस करते हैं तो बैंक के पास जाते हैं कि हमको बिजनेस करने के लिए लोन चाहिए, तो वो कहता है कि भैया कुछ चीज़ सुरक्षित रखो हमारे पास, आप अपने ज़मीन के पेपर रख दो, या तो हम आपको लोन देंगे। तो कि उसके बदले में कुछ आपको, या कई बैंक क्या करते हैं सोना रखाते हैं, गोल्ड लोन बोलते हैं उसको, गोल्ड के बदले में आपको लोन देते हैं, वो भी एक तरह का सिक्योर लोन होता है। तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब होता है अनसिक्योर्ड लोन। क्या होता है कि सभी प्रकार के असुरक्षित ऋण जिनका कोई कानूनी प्रारूप ना हो, उनका खाता अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत बनाए जाते हैं। मान लीजिए हमने किसी से लोन लिया, लेकिन उसके बदले में उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, मान लीजिए हमने लोन नहीं दिया, तो वो हमारा कोई भी संपत्ति का पेपर उनके पास नहीं है, तो वो उसको अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। बिना किसी सिक्योरिटी के जो हमें लोन मिलता है उसको हम अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या हो गए? मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें जीएसटी पे करना पड़ेगा, जो भी हर महीने। एक साल के अंतर्गत हमें फिर इनकम टैक्स भी, कॉरपोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो सभी तरह के टैक्सेस वगैरह को हम एक ग्रुप में डालते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। ओके। प्रोविज़न क्या होता है? सभी प्रकार के किए गए प्रावधान के खाते प्रोविज़न के अंतर्गत बनाए जाते हैं, जैसे वेतन के लिए प्रावधान, किराए के लिए प्रावधान। प्रावधान मीन्स, प्रोविज़न मीन्स क्या होता है? मान लीजिए कि आपको लगता है कि इसको हमने माल बेचा, सोहन को हमने 2 लाख रुपए का माल बेचा और ये 90 दिन के अंदर पेमेंट करेगा। तो हमें 1 महीने बाद ही ये मालूम चलता है कि सोहन पैसे नहीं पे करने वाला है। तो हम क्या करेंगे कि उसके नाम से कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब हमें डाउट है कि वो पैसे देगा नहीं देगा। तो मान लीजिए 2 लाख का माल बेचा, 2 लाख सोहन से लेने हैं, और हमें लगता है कि ये 2 लाख में से एक लाख दे देगा और 1 लाख नहीं देगा, या 1.5 लाख दे देगा, 50,000 नहीं देगा। तो हम 50,000 के लिए प्रोविज़न बना लेते हैं कि ये हमें नहीं देगा। ठीक है। तो उसको प्रोविज़न को इस ग्रुप में डाल देते हैं। उसके बाद में आ जाइए सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होता है कि जब हम किसी से कम समय के लिए किसी प्रकार का उधार लेते हैं तो उसका अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत ओपन करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए आपने कोई बिजनेस किया, मान लीजिए वही आलू का चिप्स बनाने का बिजनेस। तो उसमें क्या हुआ, आलू का चिप्स बनाने का जो बिजनेस किया,
मान लीजिए हमने आलू किसी से ख़रीदा और हमने उसको 2 महीने के अंतर्गत पेमेंट करना है, 90 दिन के अंदर पेमेंट करना है, 30 दिन के अंदर पेमेंट करना है, तो हम उसको सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में डाल देते हैं। मान लीजिए हमने मोहन से ख़रीदा, सोहन से ख़रीदा, राम से ख़रीदा आलू और उसको हम 90 दिन के अंदर वापस करना है, तो उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत डाल देंगे। उस सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में मोहन अकाउंट का परचेज और सोहन का ये सब डाल देंगे। ठीक है, अभी आ जाइए आपको सन्ड्री डेटर्स क्या होता है वो समझा दें। सन्ड्री डेटर्स क्या होता है कि जब हम किसी को कम समय के लिए किसी प्रकार का कोई उधार देते हैं तो उसका अकाउंट सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत ओपन रखते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि जैसे हमने किसी से उधार खरीदा और 90 दिन के अंदर पेमेंट करना है, तो उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में डालेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है कि जिससे हमने माल खरीदा और जिसको हमें पेमेंट करना है। क्रेडिटर्स का हिंदी होता है लेनदार। जो हमारा लेनदार है जिससे हमने माल खरीदा और उसको हमें पेमेंट वापस करना है 90 दिन के अंदर, वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया। और इसी का उल्टा सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स क्या हो गया कि जिसको हमने माल बेचा और उससे हमें पैसे मिलने हैं 90 दिन के अंदर, 1 साल के अंदर, तो उसको हम सन्ड्री डेटर्स के अंदर डालते हैं। देखो, जब हम किसी को कम समय के लिए किसी प्रकार का कोई उधार देते हैं तो उसका अकाउंट सन्ड्री डेटर्स के ग्रुप में डालते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने किसी को उधार माल बेचा, अब उससे हमें पैसे मिलने हैं। कम समय का मतलब यहाँ पे लिखा देखो, कम समय के लिए, तो कम समय के लिए 1 साल माना जाता है कि 1 साल के अंदर पेमेंट कर दिया तो उसको सन्ड्री डेटर्स मान लेंगे। 1 साल के अंदर हमने पेमेंट करना है किसी को जिससे हमने माल ख़रीदा था, तो उसको सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, तो अगर हमने उधार माल खरीदा तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में डालेंगे। उधार माल बेचा और उससे पैसे आने वाला है 1 साल के अंदर, तो उसको सन्ड्री डेटर्स में डाल देंगे। ओके, अब आगे आइए डिपॉजिट एसेट्स क्या होता है। जब हम किसी वस्तु के लिए सिक्योरिटी के रूप में पैसा जमा करते हैं तो उस अकाउंट को डिपॉजिट एसेट्स में रखते हैं। अब मान लीजिए आपने बैंक से लोन लेने गए, बैंक ने कहा कि भैया हमको आप ऐसे लोन नहीं दूंगा, आप अपना जो मशीन है उसका जो सारा मालिकाना हक है, उसका पेपर वगैरह सब हमें आप दो। तो एक तरह से मशीन तो फैक्ट्री में है, लेकिन उसका जो मालिकाना हक है वो बैंक के पास पड़ा हुआ है, वहाँ पे उसको हमने गिरवी रख दिया उधर लोन लेने के लिए। तो उसको वो मशीन क्या हो गया, वो डिपॉजिट एसेट्स हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो उसको डिपॉजिट एसेट्स के ग्रुप में डाल देंगे। अब आ जाइए लोन एंड एडवांसेज एसेट्स क्या होता है। जब हम किसी को एडवांस के रूप में पैसा देते हैं तो उसे हम इस अकाउंट में रखते हैं, लोन्स एंड एडवांसेज एसेट्स। जब हम किसी को एडवांस के रूप में पैसा देते हैं तो उसे हम इस अकाउंट में रखते हैं। मान लीजिए हमने किसी को कुछ पैसे दिए, मान लीजिए हमारे कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको सैलरी दे रहा हूँ, अब उसके घर में शादी है, कुछ है, काम है, तो उसको बोला कि सर हमें आप 2 महीने की सैलरी एडवांस दे दीजिए, तो उसको हम इस ग्रुप में डाल सकते हैं, लोन्स इन एडवांस। ओके, अब आ जाइए कैश इन हैंड्स क्या होता है। यह ग्रुप क्या होता है कि कैश इन हैंड, मान लीजिए बैंक के खाते में जो पैसे पड़े हैं उसको बैंक अकाउंट बोल देंगे जो यहाँ पे है। लेकिन उसी तरह हमारे पास बिजनेस में कुछ कैश पड़े रहते हैं तो उसको कैश इन हैंड के ग्रुप में डाल देंगे। मान लीजिए आप 31 मार्च को, या मान लीजिए दुबई में है तो 31 दिसंबर को क्लोजिंग होता है, तो 31 दिसंबर को हमें दिखाना पड़ता है कि हमारे पास कैश इन हैंड में कितना पैसा है, मतलब जो बैंक में नहीं है, हमारे अलमारी में पड़ा है या हमारे बिजनेस ऑफिस में पड़ा है, तो कैश इन हैंड ये है। बैंक अकाउंट में क्या है कि जब सभी प्रकार की बैंक के खाते बैंक अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत खोले जाते हैं, मान लीजिए बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं उसको हम बैंक अकाउंट के ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, अब आइए स्टॉक इन हैंड क्या होता है। मान लीजिए हमने आलू का चिप्स बनाया था, तो 31 मार्च को अगर इंडिया में है तो 31 मार्च, दुबई में है तो 31 दिसंबर, इस डेट को हमें रिपोर्ट करना होता है कि 31 दिसंबर को हमारे पास कितना माल बचा हुआ था जो बिका नहीं,
जिसका हमने मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास बन के रखा हुआ है लेकिन वो बिका नहीं, तो उसको स्टॉक इन हैंड में डालते हैं। इसको और डिटेल में समझेंगे बाद में, ठीक है। तो ये 28